सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 8 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खंड अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सुंदरलाल बहुगुणा खाली स्थान आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। उत्तर, चिपको आंदोलन। दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन खाली स्थान से जुड़े विषय से संबंधित है। उत्तर, पर्यावरण। तीसरा, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा पर्यावरण में खाली स्थान की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। उत्तर, प्रदूषण। चौथा, चिपको आंदोलन के समान दक्षिण भारत में खाली स्थान आंदोलन प्रारंभ हुआ। उत्तर, अपिक्को। पांचवा, चमोली के रेणी गांव की खाली स्थान ने पेड़ों से चिपककर आंदोलन शुरू किया था। उत्तर, गौरा देवी। खंड ब, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, किस दशक से पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा है? उत्तर, 1960। प्रश्न क्रमांक 2, रियो डी जेनेरियो किस देश के शहर का नाम है? उत्तर, ब्राज़ील। प्रश्न क्रमांक 3, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर, 170 देशों ने। प्रश्न क्रमांक 4, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? उत्तर, सन 1987 में। प्रश्न क्रमांक 5, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 5 जून। प्रश्न क्रमांक 6, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न क्रमांक 7, चिपको आंदोलन से संबंधित चिपको शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, चिपको शब्द का अर्थ पेड़ पर चिपककर खड़ी महिलाओं के प्रदर्शन से है। प्रश्न क्रमांक 8, पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, वह परिवेश जो जीवमंडल को चारों ओर से घेरे हुए हो पर्यावरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 10, चिपको आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ? उत्तर, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली गांव के अंगूर प्रजाति के वृक्षों को काटने के प्रयास के विरोध में शुरू हुआ। बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे 3 प्रभावों को लिखिए। उत्तर, आर्थिक विकास का प्रभाव न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा, अपितु प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। पहला, वायु प्रदूषण। यंत्रीकरण एवं स्वचालित मशीनों पर निर्भरता से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा। ऊर्जा जैसे मिट्टी तेल, पेट्रोलियम और डीजल के अत्यधिक प्रयोग से बड़ी मात्रा में धुआं वायु में छोड़ा जाने लगा। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरा, जल प्रदूषण। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में कपड़ा उद्योग, पेपर उद्योग, चर्म उद्योग का विकास ये प्रदूषण को बढ़ाता है। औद्योगिक अपशिष्टों को प्रायः आसपास की नदियों में बहा दिया जाता है। ये जल में संक्रामक बीमारियों को फैलाती है, जिससे मानव एवं पशु एवं जल जीव नष्ट हो रहे हैं। तीसरा, शोर प्रदूषण। मशीनें न केवल वायु प्रदूषण बल्कि शोर प्रदूषण भी बढ़ाती है। लौह इस्पात का उपयोग करने वाले असंगठित क्षेत्र से निकलने वाला शोर लोगों को बहरा बना देता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगता है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण के क्या कारण हैं? लिखिए। अथवा पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 कारण संक्षेप में लिखिए। उत्तर, पर्यावरण या भूमि, जल तथा वायु के विभिन्न घटकों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जैवमंडल को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, संयुक्त रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं, जिनमें पहला, भौतिक विकास को अत्यधिक महत्व। आधुनिकता के दौर में भौतिक विकास को अत्यधिक महत्व देने के कारण विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, जिसके अंतर्गत विशाल बांध परियोजनाएं, बड़े पैमाने पर उद्योग खोले गए। इन उद्योगों के अपशिष्ट से पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। दूसरा, वनों का विकास।
बढ़ते हुए नगरीकरण व औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को तेजी से काटा गया, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। तीसरा, कृषि का व्यापारीकरण। कृषि के व्यापारीकरण के कारण उन्नत बीज, नई तकनीकों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि की नमी खत्म हो रही है व प्राकृतिक असंतुलन तेजी से बढ़ रही है, उर्वरा शक्ति घट रही है। चौथा, बड़े पैमाने पर खनन। खनिज पदार्थों का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये खनिज पदार्थ कम होते जा रहे हैं तथा इनके आसपास की भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध मसूरी की पर्वत श्रेणियों में भारी मात्रा में चूने का खनन होने से ये क्षेत्र बंजर हो गया। प्रश्न क्रमांक 3, चिपको आंदोलन पर एक आलेख प्रस्तुत कीजिए, अथवा चिपको आंदोलन क्या है संक्षेप में लिखिए। उत्तर, ग्रामीण भारत के लिए वन जीविका उपार्जन के लिए मुख्य साधन है। खासकर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तो वन जीवन रेखा के समान होता है। सन 1970 तथा 1980 के दशकों में भारत में ग्रामीण एवं पहाड़ी प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया। ये विरोध आंदोलन के रूप में संपूर्ण भारत में फैल गया, जो कि चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन शब्द का अर्थ है गले लगाव, आलिंगन करना। ग्रामीणों ने व्यवसायियों, ठेकेदारों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन कर उसे कटने से बचाने का प्रयास किया। अप्रैल सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। अगले 5 वर्षों तक यह उत्तराखंड के अन्य जिलों में फैल गया। उत्तराखंड की सरकार ने एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अलकनंदा घाटी में जंगल में एक भूखंड आवंटित किया। निवास करने वाली जनता का आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि पूर्व में सरकार ने वहां निवासियों की कृषि औजार बनाने के उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। जन आंदोलन इतना संगठित हो गया कि सरकार ने व्यवसायिक कंपनी को वन प्रदेश में भूखंड आवंटित करने तथा खेल सामग्री बनाने के पट्टे को निरस्त कर दिया। इस तरह उस प्रदेश में हजारों पेड़ कटने से बच गए। प्रश्न क्रमांक 4, पर्यावरण सुरक्षा हेतु 4 सुझाव लिखिए। उत्तर, पर्यावरण सुरक्षा हेतु 4 सुझाव इस प्रकार है। पहला, संविधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। दूसरा, वन एवं पर्यावरण मंडल का गठन कर उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत बनाया जाए। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की जाए। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? उत्तर, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए, जिसके कारण इस प्रकार है। पहला, पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। दूसरा, जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घटा है। तीसरा, मत्स्य उत्पादन कम हुआ है। चौथा, विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पांचवा, साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। छठवां, वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। सातवां, ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर, रियो सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के बड़े मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देशों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न देशों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। रियो सम्मेलन के कई परिणाम निकले, जिसके अंतर्गत पहला, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक ठोस रूप दिया गया। दूसरा, आवार कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा, विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। चौथा, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत पर छेद व वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। पांचवा,
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। प्रश्न क्रमांक 3, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रमुख प्रयास इस प्रकार है। पहला, संविधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता। सन 1976 में केंद्र सरकार ने संविधान के 42वें संविधान संशोधन संसद से स्वीकृत कराकर राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास स्वीकृत किया गया। इसके अंतर्गत वन, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उनमें सुधार करना सुनिश्चित किया गया। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून का निर्माण। इसके अंतर्गत पहला, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1947। दूसरा, वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम सन 1981। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सन 1986। पाँचवा, मोटर वाहन प्रदूषण अधिनियम सन 1989 पारित किया गया। तीसरा, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय का गठन। केंद्र तथा राज्यों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी सरकारों में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की। इस मंत्रालय का कार्य पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक योजनाएं तैयार करना, उनको क्रियान्वित कराना तथा पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए कारगर नीति का निर्माण करना। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा हेतु योजनाएं। केंद्र तथा राज्य स्तर पर पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु कई योजनाएं क्रियान्वित की गई है, जिसके अंतर्गत पहला, भारतीय वन्य जीवन संस्थान। दूसरा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तीसरा, भारतीय वानिकी संस्थान तथा शिक्षा परिषद। चौथा, भारतीय वनस्पति तथा जंतु सर्वेक्षण संस्थान। पांचवा, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था। पांचवा, राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण समिति। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण समिति की स्थापना की गई है। प्रश्न क्रमांक 4, दक्षिण भारत में अपिक्को आंदोलन को समझाइए। उत्तर, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में चिपको आंदोलन की तरह अपिक्को आंदोलन वहां के सिरमी जिले के सालकणी जंगल में शुरू हुआ। सन 1983 में कर्नाटक सरकार ने वहां के जंगलों को काटने का आदेश दे दिया, जिसका विरोध गांव के 160 स्त्री पुरुषों ने किया और सभी जंगल के खड़े पेड़ों से चिपककर मरने के लिए तैयार हो गए। आंदोलनकारी 6 सप्ताह तक पेड़ों की रखवाली करते रहे। सरकार को आंदोलनकारियों के दृढ़ संकल्प के आगे झुकना पड़ गया और कटाई के आदेश को रोक लगा दी। वर्तमान में इस क्षेत्र के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए ग्रीन ब्रिगेड नामक संस्था की स्थापना की गई है, जो वन संरक्षण का भी कार्य कर रही है। अपिक्को आंदोलन के परिणाम। वन संरक्षण के इस जन आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि जन आंदोलन से उपजी जंगल बचाओ की भावना को तीव्रता को देखकर हिमालय प्रदेश की सरकार ने अपने प्रदेश के समस्त वन क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित कर दिया। इससे इस क्षेत्र का भूमि क्षरण रुका, भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हुई और वन्य प्राणियों को संरक्षण मिला। आज यह क्षेत्र फलों का विशाल उत्पादक क्षेत्र बन गया। इस आंदोलन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि मात्र कानून द्वारा समस्याओं का निदान संभव नहीं है। कानून निर्माण के पूर्व इसके क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का आकलन कर लेना आवश्यक है। इस घटना ने जन चेतना और अपने हित के लिए दृढ़ता के साथ खड़े होकर अनैतिक कानून का विरोध करने का सबक पूरा विश्व को सिखाया। प्रश्न क्रमांक 5, मूलवासी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर, मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। यूएनओ ने प्रारंभिक परिभाषा सन 1982 में दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। फिर किसी दूसरी संस्कृति के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिए। किसी देश के मूल निवासी आज भी अपने देश के अनुरूप सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। भारत सहित वर्तमान विश्व में मूल निवासियों की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है। ये मूल निवासी भी अपने संघर्ष और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा पाने के लिए आंदोलन।
मूलवासियों को लंबे समय से सभ्य समाज में दोयम दर्जे का माना जा रहा है। वर्तमान विश्व में जन समुदाय के प्रति अपने निम्न स्तर के व्यवहार को देखकर विश्व समुदाय में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया गया है। दूसरा, स्वतंत्र पहचान की मांग। मूल निवासियों का निवास स्थान मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में है। इन मूल निवासियों की अपनी देश की सरकारों से मांग है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाला समुदाय माना जाए। तीसरा, मूलवास स्थान पर अपने अधिकार की मांग। अपने मूलवास स्थान पर अपने अधिकार की मांग हेतु संपूर्ण विश्व के मूलवासी यह कहते हैं कि हम अनंत काल से यहाँ निवास करते आ रहे हैं। चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग। वर्तमान में विश्व समुदाय के मूल निवासी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके दुष्प्रभाव लिखिए। उत्तर, औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन गैसों का खूब उत्सर्जन हुआ है। बढ़ता तापमान और ओजोन परत की छेद दोनों ही गर्म होती धरती और ग्रीन हाउस का परिणाम है। बढ़ते तापमान से हिमखंड और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्रों के किनारे वाले जो क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव इस प्रकार है। पहला, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तानों की संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 110 देशों में रेगिस्तान पैर फैला चुका है। दूसरा, प्रवासी पक्षियों के लिए स्थान परिवर्तन और समय में भी बदलाव आने लगा है। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले करीब 70 प्रजातियां लुप्त हो गई है। चौथा, विश्व के कई बड़े शहर जो समुद्र किनारे है वो डूब गए हैं। पांचवा, पर्यावरण बदलाव के कारण वर्षा की कमी, बाढ़ और स्वच्छ पानी की कमी हो गई है। छठवां, बच्चों का मानसिक विकास खतरे में आ गया है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।